How are you feel? Very good. Exciting. Exciting. Thank you so much. गंगा घाट जाना बाइक से जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं द लर्निंग गेटवे। दोस्तों, बनारसी साड़ी, बनारस का पान, कचौड़ी, लस्सी ये तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन दोस्तों इससे हटकर वास्तव में बनारस एक महान आध्यात्मिक शहर है। इसके इतिहास का बखान करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ जब आप दक्षिण भारत के तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे हिंदुओं के आस्था का केंद्र ऐसा ही नहीं माना जाता है। पौराणिक ऐतिहासिक इस पावन नगरी का इतिहास आपको बनारस की गलियों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन नगर है। यह महानगर 163.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह समुद्र तल से मात्र 80.71 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना हो या बड़े बड़े विश्वविद्यालय, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों की जन्मस्थली और पालना के रूप में बनारस का इतिहास समृद्ध रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी के बारे में एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो वह उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। तो दोस्तों, मार्क ट्वेन के इस कथन से आप समझ सकते हैं कि वाराणसी का गौरवशाली इतिहास कितना पुराना है। वाराणसी को प्रायः मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, गलियों का शहर, दीपों का शहर, ज्ञान की नगरी इत्यादि विशेषणों से दुनिया भर में संबोधित किया जाता है। अनंत हरि कथा अनंता की भांति काशी की गलियों की कथा भी अनंत है। यह तो तंत्रिका तंत्र की भांति संपूर्ण काशी के शरीर में फैली हुई, संपूर्ण भारतीय संस्कृति को एक सीमित क्षेत्र में वेष्टित कर प्रकाश बिंब की तरह कृत करने वाली काशी की ये गलियां केवल भारत में ही नहीं वरन विश्व में चर्चा का विषय बन गई। इन गलियों में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के जो प्राचीन धरोहर मिलते हैं वह अतुलनीय है। पूरी दुनिया में नदियों के किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे पवित्र शहर माना जाता है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध घाट हैं जिसको प्रत्येक पर्यटक को जरूर देखना चाहिए, जैसे 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, अहिल्याबाई घाट, दरभंगा घाट, नारद घाट, ललिता घाट, हरिश्चंद्र घाट, चेत सिंह घाट, चैन घाट, सिंघिया घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट इत्यादि। सभी घाटों का अपना एक अलग अलग इतिहास है और अपनी एक अलग कहानियां भी है। आइए दोस्तों, ले चलते हैं आपको दशाश्वमेध घाट की ओर। दशाश्वमेध घाट को वाराणसी में मुख्य घाट के रूप में जाना जाता है। यह विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है और सबसे शानदार घाटों में से एक। इसकी कथा भगवान ब्रह्मा से जुड़ी हुई है। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इसे बनाया था। यहाँ महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित एक वेधशाला है। इस घाट की गंगा आरती बहुत ही प्रसिद्ध है जो प्रतिदिन शाम में की जाती है। यहाँ भगवान शिव, गंगा, सूर्य, अग्नि और पूरे ब्रह्मांड के लिए आरती की जाती है। अब आपको ले चलते हैं मणिकर्णिका घाट की ओर। कहा जाता है कि देवी सती के जलते हुए शरीर को भगवान शिव जब हिमालय लेकर जा रहे थे तब सती के शरीर के हिस्से पृथ्वी पर गिरने लगे। जहां जहां देवी सती के शरीर के टुकड़े गिरे वहां भगवान शिव ने शक्तिपीठ की स्थापना की। मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कान का आभूषण गिर गया था। यह वाराणसी के सबसे पवित्र और सबसे पुराने घाटों में से एक है। इस घाट पर हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाता है।
बनारस जाकर यदि सबसे पहले दर्शन की इच्छा रखता है तो वह है विश्वनाथ मंदिर का दर्शन। कहा जाता है कि इसके तुरंत दर्शन के बाद काल भैरव यानी काशी का कोतवाल का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए पहले दर्शन कर लेते हैं बाबा विश्वनाथ का। तो काशी के विश्वनाथ मंदिर का इतिहास युगों युगांतर तक का है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था, परंतु मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे एक बार फिर तुड़वा दिया। 1585 ईस्वी में पंडित नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की मदद से फिर निर्माण करवाया, लेकिन 1632 ईस्वी में मंदिर को फिर से ध्वस्त करने के लिए उन्होंने सेना भेजी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ठीक औरंगजेब के आक्रमण के बाद 125 वर्षों तक यहाँ कोई मंदिर का नामो निशान नहीं था। फिर 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जो आज तक उसी रूप में है। अंग्रेज लेखक फ्यूरर ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ मंदिर मस्जिद में तब्दील कर दिए गए थे। आज भी बगल में अगर आप देखेंगे तो एकदम मंदिर से सटे हुए ज्ञानवापी मस्जिद है, जो इस बात का गवाह है। विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर स्वर्ण लेपन होने के कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस पर महाराजा रंजीत सिंह द्वारा 1000 किलोग्राम सोने के पत्थर को चढ़वाया गया था, जो अभी भी मौजूद है। मंदिर रोजाना 2:30 पर सुबह खुल जाती है और दर्शनार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए 4:10 से मंदिर में आना श्रद्धालुओं का लगा रहता है। मंदिर में तड़के सुबह आरती के साथ पूरे दिन में 4 बार आरती होती है। बनारस आएं और पहलवान लस्सी न पिएं तो बेकार है। दोस्तों, 50 रुपये की ये बेहतरीन लस्सी का स्वाद लाजवाब है। यहाँ के स्ट्रीट फूड में कचौड़ी, सब्जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ इसके लिए स्पेशल गली का नाम भी कचौड़ी गली रखा गया है। काशी चाट भंडार में अनेक वैरायटी के चाट खाने वालों की लाइन 4 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है। काशी की गलियों में आप इतने लजीज दक्षिण भारतीय खाने को खाएंगे कि आपको लगेगा कि आप सचमुच तमिलनाडु में हैं। श्रद्धालुओं में वैसे तो पूरे भारत और विश्व के कोने कोने से आते हैं, लेकिन दक्षिण भारत से जितनी संख्या में लोग आते हैं उतना किसी भी प्रदेश से नहीं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बनारस घूमने के लिए जाना है तो बनारस पहुंचने के लिए हम किन किन माध्यमों से जाएं। दोस्तों, आपको जानकर यह सुखद एहसास होगा कि आपको बनारस पहुंचने के लिए सड़क, रेल, हवाई जहाज तीनों मार्ग से आप बनारस पहुंच सकते हैं। बनारस पहुंचकर यदि आप विश्वनाथ मंदिर के आसपास के 3 किलोमीटर की परिधि में रह लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और यात्रा आपका चारों तरफ जो आप दर्शन कर सकेंगे मंदिरों के, ये आपके लिए बहुत ही सुगम होगा। यहाँ मैंने कई धर्मशालाओं के बारे में वीडियो में देखा यूट्यूब पर, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। यहाँ के धर्मशालाओं के बारे में जो यूट्यूब पर बताए जाते हैं वो बिल्कुल गलत बताए जाते हैं। यहाँ धर्मशालाओं में बड़े बड़े धर्मशाला तो हैं, लेकिन वो आपको 365 दिन फुल मिलेंगे। ये दक्षिण भारत से आने वाले तीर्थयात्री कुछ खास संस्थाओं से जुड़े रहते हैं, उनके लिए ये पहले से बुक्ड रहते हैं। जैसा कि मैंने देखा, गोदोलिया बाजार जो कि सबसे बेहतरीन खरीदारी के लिए मार्केट जगह है, जहां आप अच्छे अच्छे चीज़ों को बहुत सस्ते कीमत पर आप खरीद सकते हैं। पर्यटकों का यहाँ मेला सा लगा रहता है। गोदोलिया बाजार के बगल में गिरजाघर चौराहा है, वहाँ से आपको बनारस में किसी भी कोने में जाने के लिए आपको टेम्पो, रिक्शा, बस, टैक्सी इत्यादि आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, इसलिए ज़रूरी है कि आप यदि गिरजाघर चौराहा के होटल के आसपास में होटल ले लें तो यहाँ से आपको बहुत ही सुगम होगा आपके लिए हर जगह को घूमना। यहाँ सैकड़ों होटल है, लेकिन मैं थोड़े महंगे
थोड़े महंगे होटल हैं, लेकिन मैं जो हर बार जाता हूँ तो एक जगह मैं ठहरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को बतला दूँ, और मैं उस होटल का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक राधे कृष्णा होम स्टे है, जहाँ पर कि आपको कम रेट पर एसी रूम मिल जाएगा, और यहाँ के होटल मालिक का सुंदर व्यवहार और मिलनसार व्यक्तित्व के द्वारा आप जरूर प्रभावित होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस होटल के मालिक के द्वारा जो आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं कि आपको मंदिर का दर्शन कितने बजे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से टैक्सी लेना है, कहाँ से टेम्पो लेना है, इत्यादि सभी बातों की जानकारी आपको होटल मालिक द्वारा अच्छे तरीके से दी जाएगी। और ये सजेशन जो है, ये सुझाव आपके पैसे बचाने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों, हर बार आप बनारस आइए, लेकिन यहाँ का पान, लस्सी और कचौड़ी का आनंद आप हर बार लेंगे तो आपको गारंटी है कि आपका मन इससे कभी नहीं भरेगा। जितनी बार आप खाएंगे, हर बार आपको नया स्वाद मिलेगा। इसी के साथ आपसे आज हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो बनारस की किस टॉपिक पर बनाएं, आपसे मैं सुझाव मांगता हूं। आप मुझे विदा कीजिए इस वादे के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।